हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो कि आने वाले एग्जाम सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसके भाषा विकास के सिद्धांत का शब्द है? चॉम्स्की, स्किनर, लीवर्फ या पॉवलोव? एलईडी की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका जो सिद्धांत दिया था वह हमारे चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। उनके अनुसार भाषा जो हम ग्रहण करते हैं उसके बालक के अंदर उसको ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात लेकर ही पैदा होता है। वह टैलेंट जो होता है भाषा को ग्रहण करने का उसके अंदर वह जन्म से ही होता है। ऐसा कोई अंग है जो भाषा को वातावरण से कैप्चर कर लेता है, यह चॉम्स्की का मानना था। ठीक है, तो हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के सिद्धांत हमारा किसने दिया था? वह हमारा चॉम्स्की ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था, रिचर्डसन ने दिया था या थॉर्नडाइक या हॉविंगहॉस्ट? ठीक है, हमारे हॉविंगहॉस्ट ने दिया था विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। हॉविंगहॉस्ट ने जो दिया था वह दिया था विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। ठीक है, विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। हॉविंगहॉस्ट का ऐसा मानना था कि उम्र के अनुसार उचित विकास होता है। शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उसका जो विकास होता है वह शैशवावस्था के अनुसार होता है। अगर वह 2 साल का बालक है तो वह चलने फिरने लगेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका विकास होना जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसका होता है। ठीक है, और विकास के अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वह हमारा जो दिया था वह रिचर्डसन ने दिया था। उनका ऐसा मानना था कि विकास और अधिगम के बीच धनात्मक धनात्मक संबंध है। अगर अधिगम बढ़ेगा, अधिगम ज़्यादा होगा तो विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम मानते हैं, जैसे जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है तो उनके टेक्नोलॉजी के कारण उन देशों का विकास भी बहुत ऊपर है। तो विकास और अधिगम का संबंध एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर विकास बढ़ेगा तो हमारा अधिगम भी बढ़ेगा, और विकास कम होगा या अधिगम कम होगा तो हमारा विकास भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार चित्रकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतमयी बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, भाषी बुद्धि? देखो, हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। संगीतमय बुद्धि किस में पाई जाती है? जो संगीत से प्रेरित हो, जैसे हमारे सोनू निगम है, उनमें बहुत सी कलाएं होती है लेकिन उनमें जो मेन जो बुद्धि है वह किसके लिए है? संगीत के लिए है। तो वह संगीत जो म्यूजिशियन होते हैं उनमें संगीतमय बुद्धि पाई जाती है। तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि किस में पाई जाती है? जो मैथमेटिशियन होते हैं, जो तार्किक मतलब तर्क करना जानते हैं। ठीक है, भाषीय बुद्धि जो भाषा की ज्ञाता होता है, जो भाषा का ज्ञाता होता है उसमें हम हमारी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषी बुद्धि पाई जाती है। जबकि चित्रकार में हमारी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार हमारी कौन सी पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्मृति का नियम है? समानता का नियम, आसन काल का नियम, संगणन का नियम या उपरोक्त सभी? ठीक है, कौन सा स्मृति का एक नियम है? स्मृति का नियम, हमारा जो समानता का नियम है यह भी एक स्मृति का नियम है। इसमें क्या होता है? समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जब भी जो दो बालक होते हैं या दो चीज़ें होती है जिनमें समान चीज़ें पाई जाती हैं वह समानता का नियम कहलाता है। आसन्न काल का नियम, यह भी हमारा एक स्मृति का नियम है। और संगणन का नियम, यह भी हमारा स्मृति का नियम है। तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने विकास को एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया माना है? ठीक है, स्किनर ने माना है, हार्लॉक ने माना है, मुनरो ने माना है या वुडवर्थ ने? विकास को एक सतत और एक धीमी प्रक्रिया जो हमारे माना है, स्किनर जी ने माना है। स्किनर जी ने माना है। स्किनर ने और कौन सा सिद्धांत दिया था? स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अधिगम का वह कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्वलन व पुरस्कार को महत्व नहीं देता है? ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हमारा दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया पॉवलोव ने। और हमारा पुनर्वलन पुरस्कार को महत्व नहीं देता हमारा है समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, जैसे यह पुरस्कार और पुनर्वलन को महत्व नहीं देता। जैसे किसी भी जगह पर आग लगी हुई है, आप मान लीजिए आग लगी हुई है और आपको पुरस्कार जीतना है, तो आप पहले अपनी जान बचाओगे, पुरस्कार का ध्यान नहीं दोगे, तो वहाँ पर पुरस्कार को नकारात्मक रूप में हम लेंगे। तो यहाँ पर पुरस्कार का कोई महत्व नहीं रहा, वहाँ पर महत्व रहा अपने जीवन का। तो इंसान पहले अपने जीवन को बचाएगा। तो यहाँ पर अधिगम जो है वह पुनर्वलन और पुरस्कार को महत्व नहीं देता है। तो हमारा समीपता का सिद्धांत हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस बीमारी को राजघरानों की बीमारी कहते हैं? वर्णतंत्रता, रक्तचाप या हीमोफीलिया या न्यूमोनिया? जो राजघरानों की बीमारी होती है वो हमारी हीमोफीलिया है। ठीक है, वर्णतंत्रता हमारी, रक्तचाप ये हमारा कोई आंसर है नहीं, इनमें से कोई है नहीं। वर्णतंत्रता बीमारी कौन सी होती है? इसमें लाल और हरे जो रंग होता है, लाल और हरा रंग, इसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी क्यों कही गई है? क्योंकि ये सबसे पहले जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी उसमें उनको सबसे पहले उनको हुई थी। इसमें रक्त का थक्का जमना जैसी एक प्रोसेस होती है, रक्त के थम्मा जमने जैसी एक प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में आदर्श पाठ की अवधि कितनी है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया है? एनसीईआरटी ने। ठीक है, वैसे तो आदर्श पाठ की अवधि हमारी कितनी है? आदर्श पाठ जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी है? 36 मिनट। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पूछा गया है वह आदर्श पाठ की अवधि पूछी गई। तो आदर्श पाठ की अवधि हमारी कितनी है? 6 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिता से एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिलने पर होने वाले बालक शिशु में कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, दोनों या दोनों नहीं? ठीक है, हमारे एक बालक में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक लड़का होता है, उसमें कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है क्वेश्चन, एक्स गुणसूत्र मिलने पर एक अतिरिक्त एक्स सूत्र गणने पर बालक शिशु में कौन सा सिंड्रोम पाया जाएगा? अब यहाँ पर एक्स वाई ये हमारे किस में होते हैं? लड़के में। और एक्स एक्स हमारे किस में होते हैं? गर्ल्स में। तो इसमें दोनों ही समानताएं पाई जाएंगी, कुछ गुण लड़की के पाए जाएंगे, कुछ गुण लड़के के पाए जाएंगे। तो यह हमारा कौन से सिंड्रोम में पाया जाता है? ये हमारे पाया जाता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं थोड़े से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा जिनके आने की संभावना अक्सर रहा करती है। यूपीटीटी में जो सारे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे गए हैं और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बूनर के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था का नाम क्या था? संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था? बूनर की जो पहली अवस्था थी वह संक्रियात्मक अवस्था थी। इसमें जो बालक होता है वह जब शैशवावस्था में होता है तो वह लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वह केवल क्रिया के द्वारा, जैसे उसे भूख लगी है तो वह क्या करता है? रोता है, हाँ हाँ हाँ। तो माँ उसकी समझ जाती है कि इसे भूख लगी है, तो वह क्रिया के द्वारा, अपने आप के एक्शन के द्वारा अपने आप को शो करता है, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी है जब वह रोता है। ठीक है, तो यह उसकी जो पहली अवस्था थी वह सक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है, दूसरी अवस्था थी उसकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है हमें, प्रतिबिंबना। तो इसमें बच्चा क्या करता है, उसे जब कुछ चीज़ बतानी होती है कि ये होता है, जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो वह दिखाता है कि माँ मुझे यह चाहिए, तो वह प्रतिबिंब दिखा देता है उसका। जैसे उसे भूख लगी तो वह रोटी दिखा देता है, तो इससे उसे माँ को पता चल जाता है। तो वह प्रतिबिंब मतलब सेम चीज़ों को दिखाना। तीसरी जो अवस्था थी उसकी प्रतीकात्मक अवस्था। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक दिखाना, एक तरह से चिन्ह दिखाना या कुछ डायग्राम वगैरह दिखाना, प्रतीकों को दिखाना। तो संख्यात्मक बूनर की जो तीसरी अवस्था थी वह कौन सी थी?
प्रतीकात्मक अवस्था थी। प्रतीक का मतलब ये है कि जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो वह समझ जाता है कि जो आप मान लीजिए कोई भी जानवर है वह उसके लिए खतरनाक था, तो माता पिता जब वह छोटा था तो उसे उसको दिखा देते कि ये शेर है, प्रतीक है, ये शेर है। ठीक है, तो वह समझ जाता है कि प्रतीक से वह समझ गया कि वह उसके लिए खतरनाक था, तो इसलिए माता पिता ने उसको उसका प्रतीक दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो बूनर की जो तीसरी अवस्था थी वह कौन सी थी? प्रतीकात्मक अवस्था। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण कौशल क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। यह सब परिभाषा किसकी है? एलन गेज, मैकेनेंटर, बी के पासी, या इनमें से कोई नहीं? यह जो परिभाषा दी है वह हमारी दी है बी के पासी ने, बी के पासी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्नडाइक के किस नियम से उनका उपयोग और अनुपयोग का नियम निकला है? प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, या तत्परता के नियम से, या बहु अनुक्रिया के नियम से? जो उनका बहु अनुक्रिया का नियम था वह कौन सा नियम था? त्रुटि एवं प्रयास का नियम, त्रुटि एवं प्रयास का नियम। ठीक है, इसमें बालक क्या करता है? बार बार त्रुटि करता है और प्रयास करता है और उससे वह सीखता है। लेकिन एक अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम से उनका उपयोग और अनुपयोग का नियम निकला। अभ्यास जैसे उपयोग क्या है? जब वह कोई चीज़ बार बार अभ्यास करता है और वह उसे सीख जाता है तो वह उसका उपयोग हो गया। और जब वह अभ्यास कर कर उसे करना छोड़ देता है तो वह उसको भूल जाता है, यह उसका क्या हो गया? अनुपयोग। तो थॉर्नडाइक का किस नियम से उपयोग और अनुपयोग का नियम निकला है? वह हमारे अभ्यास के नियम से निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेनबर्ग के तीर्थतंत्र बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि प्राकृतिक गति बुद्धि होगी? ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, या संदर्भिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं? देखो, विश्लेषणात्मक बुद्धि हमारी कौन सी होती है? बुद्धि होती है, ये हमारी होती है वर्तमान बुद्धि, ये हमारी होती है वर्तमान बुद्धि, वर्तमान बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि कौन होती है? जो हम अनुभव के आधार पर सोचते हैं, जो कि अनुभव जैसे हमने कुछ सीख लिया, वह हमारे कब सीखा होगा? हमने पास्ट में सीखा होगा, तो ये हमारी हो गई भूतकाल बुद्धि, भूतकाल बुद्धि। और परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार हम क्या सीखते हैं? वह हमारी होती है सांदर्भिक बुद्धि, वह हमारी स्थिति के अनुसार हम जो सीखते हैं उसे हम कहते हैं सांदर्भिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुरुष के गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है? 20वां, 21वां, 22वां, या 23वां? 23वां जोड़ा पुरुष के गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, पुरुष में कौन से स्पर्म सिंड्रोम्स पाए जाते हैं? एक्स और वाई, एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वंशानुक्रम को अर्जित गुणों का अवतरण का नियम किसने दिया है? मेंडल ने दिया है, डार्विन ने दिया है, लेमार्क ने दिया है, या बीजमैन ने दिया है? ठीक है, हमारे मेंडल ने जो दिया है वह आनुवांशिक अध्ययन के जनक है। मेंडल कौन है? आनुवांशिक अध्ययन के जनक। ठीक है, डार्विन हमारे किसके जनक हैं? उत्तम जीवता के जनक, उत्तम जीवता, उत्तम जीवता के जनक। लेमार्क हमारे कौन है? विकासवाद के जनक, विकासवाद के जनक। ठीक है, विकासवाद के जनक। और लेमार्क ने अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया है। लेमार्क ने ही हमारे अर्जित गुणों के वितरण का नियम, अर्जित गुणों के वितरण का नियम जो दिया है वह हमारे लेमार्क ने दिया है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अवितरण का नियम पूछा गया है। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम तुम्हारे दिया है बीजमैन ने दिया है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, चूहे की पूंछ को काटा और उनका बार बार उनसे मतलब एक तरह से एक प्रोसेस करवाई कि चूहे की पूंछ कटी होने के बाद जो उनके बच्चे होंगे क्या वह उनकी भी पूंछ कटी हुई होगी? तो इन्होंने ये चीज़ कई बार प्रोसेस करके देखा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने जो अर्जित गुणों का नियम दिया था, अवितरण का नियम दिया है, वह हमारे बीजमैन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी हैं? ठीक है, टॉलमैन ने, स्किनर ने, ब्लूम ने, या जॉन ड्यूवी ने? शिक्षण की जो 3 अवस्थाएं दी है हमारी वह है टॉलमैन ने दी हैं। यह कौन कौन सी अवस्थाएं? शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतक्रियात्मक अवस्था,
अंतक्रियात्मक, और तीसरी हमारी अवस्था है उत्तर अंतक्रियात्मक अवस्था, उत्तर अंतक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रयोग में किस उम्र के बालकों पर किया था? इन्होंने जो नैतिक विकास का प्रयोग किया था वह 10 से 16 वर्ष की आयु पर बच्चों पर किया था। इनकी सिद्धांत की में जो कमी क्या थी, इन्होंने जो सिद्धांत का मतलब अपना जो प्रयोग किया था वह केवल बालकों पर किया था। ठीक है। हिजेनबर्ग का जो एपिसोड है हिजेनबर्ग, जिसमें वह अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई चुरा लेता है, वह भी कोहलबर्ग का ही एक प्रयोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र मनुष्य के लिए असंभव है? नत्तोदर, उन्नतोदर, सरल वक्र या मिश्रित वक्र? देखिए हमारा नत्तोदर वक्र कौन सा होता है, ये होता है। उन्नतोदर वक्र कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है। और हमारा मिश्रित वक्र कौन सा होता है, ये वाला होता है। और हमारा सरल वक्र कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो हमारा इसमें पूछ रहा है असंभव। असंभव हमारा अधिगम के साथ हमारा कौन सा असंभव है, सरल वक्र असंभव है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि हमने काम किया और अधिगम भी एक तरफ से सीधा सीधा बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे लिए अधिगम वक्र मनुष्य के लिए कौन सा असंभव है, हमारा सरल वक्र असंभव है, सरल वक्र असंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या यौन अवस्था में? सबसे तीव्र जो गति होती है वह हमारी होती है किशोरावस्था में। इस अवस्था को स्टैन हॉल ने आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है, आंधी और तूफान की अवस्था भी कहता है। किशोर अवस्था में सबसे तेज विकास होता है, यह बड़ी स्पीड से होता है, और जो बालक होता है वह अपने आप को नहीं समझ पाता वह किस वर्ग में, मतलब किस तरह से अपने अंदर चेंजेस ला पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे माना जाता है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी या इनमें से कोई नहीं? शिक्षक होता है हमारा स्वतंत्र चर, शिक्षार्थी होता है हमारा आश्रित चर, आश्रित चर, और हमारा पाठ्यक्रम का मध्यस्थ चर कौन सा होता है, हमारा पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मृति के 4 तत्व किसने दिए हैं? स्किनर ने, एबिंगहॉस ने, टॉलमैन ने या वुडवर्थ ने? स्मृति के 4 तत्व हमारे जो दिए हैं वह हमारे वुडवर्थ ने दिए हैं। टॉलमैन ने क्या दिया, चिन्ह और हास का सिद्धांत दिया। एबिंगहॉस ने क्या दिया, विस्मृति के अध्ययन के जनक कौन थे, एबिंगहॉस। ठीक है। और टॉलमैन चिन्ह हास का सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह क्वेश्चन कई बार यूपीटीटी और सुपर टेट और सीटेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ और लाता रहूँगा और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन एट द टाइम या कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।